नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर स्वागत है हमारे चैनल सुखद वास्तु पर, जहां मैं वास्तुविद चेतन जैन और साथ में मेरे वास्तुआचार्य अंकित सराफ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे 7 घोड़े, पिरामिड, एक्वेरियम, लाफिंग बुद्धा, फिटकरी और सेंधा नमक के बारे में। ये सभी टॉपिक वास्तु में बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हैं और इनका बहुत ही वृहद मात्रा में उपयोग माना गया है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक रिवाज है या इनके पीछे वास्तु का कोई एक लॉजिक छुपा हुआ है? तो इन सभी प्रश्नों का जवाब हम समझेंगे हमारे वास्तु एक्सपर्ट अंकित सराफ जी से। तो अंकित जी, आज का मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है, जो बहुत ही ज़्यादा लोगों के बीच प्रचलन में है, यानी जो 7 घोड़ों की जो तस्वीर होती है, वो लोग अपने घर में भी लगाते हैं, व्यवसाय में भी लगाते हैं। तो ये इतना ज़्यादा पॉपुलर क्यों है? और ये क्या है, सिर्फ लोगों की कोई शुभ मानसिकता के उसमें उन लोग लगा रहे हैं, या इसका कोई स्पेसिफिक ज़ोन या इसका कोई रियल कनेक्शन भी है? अगर मैं 7 घोड़ों की तस्वीर के बारे में बताऊँ, तो मैंने भी कई जगह स्थानों पर देखा है, बिना किसी ज़ोन के या बिना किसी वास्तु के लोग अपने व्यवसाय में और घरों में उस तस्वीर को लगाए हुए होते हैं या कोई मूर्ति लगाए हुए होते हैं। पर आज तक मुझे भी समझ में नहीं आया कि वह जो सजेशन दे रहा है कि 7 घोड़ों की तस्वीर लगानी है, एक्चुअल में वह कहाँ लगानी है? जी। अगर देखा जाए तो 7 घोड़ों की तस्वीर कहीं भी वास्तु के संदर्भ में उल्लेखनीय नहीं है। अगर इसको धार्मिक मान्यता के अनुसार देखें, तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हिंदू परंपरा में भगवान सूर्य के रथ में 7 प्रकार के भिन्न-भिन्न रंगों के घोड़े लगे हुए हैं, जो ये दर्शाते हैं कि सूर्य चलायमान है और सूर्य की गति को दर्शाने के लिए, अपने व्यापार की गति को लाने के लिए इन गुणों का उपयोग किया जाता है। तो ये तो सत्य है कि 7 घोड़े उपयोगी हैं, परंतु उन्हें किस दिशा में लगाना है या किस ज़ोन में लगाना है, इसका निर्धारण आवश्यक है। तो अंकित जी, अगला प्रश्न मेरा आपसे पिरामिड के ऊपर है, क्योंकि लोग कहते हैं कि पिरामिड शेप वास्तु की एनर्जी को बैलेंस करता है। लेकिन क्या ये सच में काम करता है? और क्या हर घर में पिरामिड रखना उचित होता है, या हर किसी के लिए नहीं होता ये उचित? मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पिरामिड होते हैं, वह एनर्जी तो क्रिएट करते हैं, जी। क्योंकि जितने भी डोम स्ट्रक्चर हैं, चाहे भारतीय मंदिर हों, चाहे मिस्र के पिरामिड हों, सभी के सभी एनर्जी को क्रिएट करते हैं। आपने जितने भी मंदिरों की शिखर देखी होगी, वह पिरामिड शेप नहीं होती, या आपने मंदिर की घंटी बजाई होगी, तो आपने देखा होगा वह भी एक नाद उत्पन्न करती है। तो यहाँ एनर्जी का मतलब फ्रीक्वेंसी से है। फ्रीक्वेंसी जो कि उपयुक्त आकार में एक पॉजिटिव जनरेट होती है, या उपयुक्त धातु में एक पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होती है। उसी प्रकार जैसे कि आज के टाइम में जो पिरामिड प्रचलन में है, वह भी एक डोम स्ट्रक्चर है, चतुष्फलकीय है। आप देखेंगे कि प्लास्टिक के पिरामिड भी बन रहे हैं, जी। कॉपर के पिरामिड भी बन रहे हैं, एल्यूमीनियम के पिरामिड भी बन रहे हैं। भिन्न-भिन्न प्रकार के आपने पिरामिड दिखे होंगे। परंतु मैं आपको बताना चाहूँगा, जो प्लास्टिक के पिरामिड हैं, वह अत्यंत हानिकारक हैं, क्योंकि उनमें कोई भी एनर्जी क्रिएट नहीं होती। क्योंकि पहले के जितने भी मंदिर हैं, वह किसी न किसी उच्च कोटि के स्टोन से बनी हैं, जैसे कि लाइम स्टोन से। यहाँ तक कि जो मिस्र के पिरामिड भी हैं, वह भी लाइम स्टोन के बने हुए हैं, और उनका मुख्य सिरा स्वर्ण का हुआ करता था, सोने का होता था। अब वह देखने नहीं मिलता है, क्योंकि उसको हटा दिया गया है या चोरी कालांतर में खो गया है। तो आप कभी भी पिरामिड घर में उपयोग करते हैं, तो निश्चित तौर पे आपको या तो स्टोन के पिरामिड यूज करना है, या आपको किसी धातु के बने पिरामिड को उपयोग करना है। तो जैसे देखा गया है कि इतना ज़्यादा प्रचलन में है पिरामिड, कि लोग कई बार इसको अत्यधिक मात्रा में भी इस्तेमाल करते हैं, या बहुत से वास्तु कंसल्टेशन जो करते हैं, तो उन लोग भी बहुत सी अत्यधिक मात्रा में इसको भूमि के अंदर डलवाना या इसका उपयोग अत्यधिक बता देते हैं। तो इस पे आपका क्या विचार है? इस पर अगर मेरा व्यक्तिगत विचार माने, या
हमारे शास्त्रों में वर्णित है, अति सर्वत्र वर्जयेत। अति किसी भी चीज की बुरी होती है। अगर अति अत्यधिक तौर पे आप पिरामिड का उपयोग कर रहे हैं, जैसे कि एक पिरामिड की स्ट्रिप मैंने भी देखी है जिसमें कॉपर के या धातु के या किसी भी प्लास्टिक के पिरामिड अत्यधिक बने होते हैं, जो कि आपने देखा होगा घर में मैंने बहुत सारे पिरामिड लगाए। ऐसा लोगों को कहना आता है, सुनने में आता है कि मैंने सभी जगह एनर्जी के लिए पिरामिड लगाए, परंतु मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहे। रिजल्ट इसलिए नहीं मिलते हैं कि वास्तु में एनर्जी का बैलेंस होना उतना ही जरूरी है जैसे शरीर में पानी का। अगर पानी की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है तो भी हमारे शरीर को अस्वस्थ बना सकती है। इसी प्रकार जो हमारा वास्तु है वह वास्तु पुरुष का शरीर है। अगर उस शरीर में किसी भी एनर्जी की मात्रा या किसी भी ऊर्जा की मात्रा ज्यादा भी हो जाएगी तो भी वह हानिकारक होगा। आपने कई मेडिसिन दवाइयों पे देखा होगा, पैरासिटामोल पे देखने में आता है, पढ़ने में आता है कि ओवरडोज इज इंजुरियस टू हेल्थ। आप अगर पैरासिटामोल टैबलेट का ओवरडोज ले लेते हैं तो वह भी आपके लिए हानिकारक है। लीवर इसलिए आपको हमेशा एक निश्चित मात्रा में पिरामिड का या किसी भी निवारण का उपयोग करना चाहिए। जी। तो अंकित जी, अगला प्रश्न मेरा आपसे ये है कि जो एक्वेरियम या फिश टैंक होता है, तो इसको घर की नेगेटिविटी खींचने के लिए भी कहा जाता है कि ये नेगेटिविटी खींचता है। लेकिन हर जगह एक्वेरियम लगाना सेफ होता है? तो इसका वास्तुशास्त्र के दृष्टिकोण से इसका क्या महत्व है? मैं बताना चाहूँगा कि जो घरों में लोग एक्वेरियम या फिश टैंक रखते हैं, वास्तु के अनुसार वह बहुत ही गलत है, क्योंकि वह एक टैंक है जो कि एक पानी के या उस जीवन के बंधन को रखता है। अगर आप देखेंगे तो उस टैंक के बाहर मछली नहीं जा सकती है। अगर आप किसी भी जीव को बाधित करते हैं तो वह यह इंडिकेशन देता है कि आपके भी किसी ना किसी समय में आप भी एक बंधन में बंध जाएंगे। हो सकता है कि कुछ समय पश्चात जब आपकी ग्रह दशा खराब चले तो आप एक बेड पर लेटे रहेंगे और आपको उस बेड पर भोजन भी दिया जाएगा, साथ साथ एक ऑक्सीजन का सिलेंडर भी रखा जाएगा, जिससे आपकी मृत्यु तो नहीं होगी परंतु आपका जीवन उसी बेड पर गुजरेगा। तो आप खुद उस दर्द को समझ सकते हैं कि वह एक्वेरियम आपको कभी भी सकारात्मक प्रभाव नहीं दे रहा है, वह एक आपके लिए नकारात्मक प्रभाव बना रहा है। तो अंकित जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी और मेरा भी सोचना यही है कि कोई मनुष्य हो या कोई जानवर हो, किसी को भी बंधन में नहीं बांधना चाहिए। सबको अपनी स्वतंत्रता प्यारी रहती है। जी, आपको मैं बताऊँ, जैसे कि लोग तोता पाल लेते हैं या कोई डॉग पाल लेते हैं, तो मैं उन्हें बताना चाहूँगा, आपको अगर किसी भी पशु का पालन करना है या उसे 2 वक़्त का खाना देना है, तो आप ये व्यवहार सभी पशुओं के साथ कर सकते हैं। सभी पशुओं को आप भोजन प्रदान कर सकते हैं। इससे आपके मन के जो भाव है, उनके प्रति करुणा के या दया के भाव है, वह भी परिपूर्ण होते हैं। साथ-साथ उनके ऊपर जो करुणा करी है, वह भी आपको लाभ देती है। तो आपको मैं एक ही सलाह देना चाहूँगा कि निश्चित तौर पे किसी भी जानवर को बंधन में ना रखकर उसे खुला रहने दें। जी। तो अंकित जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि और ये बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में है, क्योंकि ये हर जगह रखा हुआ देखी गई है ये चीज़, यानी कि लाफिंग बुद्धा। ये ऑफिस में भी लोगों के अधिकतर रखी रहती है, घर में भी ये रखी रहती है। तो इसका वास्तुशास्त्र के नज़रिए से क्या प्रभाव पड़ता है? मैं बताना चाहूँगा कि ये एक फेंग शुई का आइटम है, जी, क्योंकि आपने देखा होगा फेंग शुई में एक मेढक भी रखा रहता है, जी, जिनका अपने भारतीय वास्तुशास्त्र से कोई संबंध नहीं है। अगर भारतीय वास्तुशास्त्र से संबंध होता तो वह हमारे कोई ऋषि मुनि होते
या कोई साधु संत होते। परंतु लाफिंग बुद्धा को रखना एज अ सिंबल ऑफ हैप्पीनेस ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि आप किसी की खुशी को देख नहीं सकते। लोगों के मन में ऐसे विचार आते हैं कि वह क्यों खुश है। तो आप लाफिंग बुद्धा को कैसे सिंबलाइज कर सकते हैं कि वह हमारे जीवन में खुशियां लाएगा। अगर आपको खुशियां चाहिए ही है, आप चाहते हैं कि आपका जीवन खुशहाल हो, तो आप हरियाली का चित्र लगा सकते हैं, जिसे देखकर हर किसी के मन में एक उत्साह उमंग जगती है। ऐसे कई प्रकार के सिंबल हैं जिन्हें आप लगा सकते हैं, जो नेचुरल है, जिन्हें देखकर आपके मन में ही नहीं, इवन आपके यहाँ जो व्यक्ति आ रहे हैं, जो आपके यहाँ कभी आए नहीं है, वो भी देखकर प्रफुल्लित होते हैं कि ये दृश्य कितना मनोरम है। तो लाफिंग बुद्धा का अपने वास्तु में या जो वैदिक वास्तु है उसका कोई महत्व नहीं है। आप इसको एक शोपीस के तौर पे जरूर रखें, पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जैसे आपने बताया कि लाफिंग बुद्धा का वास्तुशास्त्र से कोई ऐसा कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है, तो यदि लोगों को उनके जीवन में खुशहाली चाहिए, तो वे कौन से जोन्स में ऐसी पिक्चर्स लगाएं जिससे कि, जैसे आपने बताया कि अभी हरियाली की पिक्चर्स लगा सकते हैं, तो वो कौन से जोन में लगाएं और ऐसी कौन सी और अलग पिक्चर्स लगा सकते हैं जिससे कि उनको देखने के साथ उनको खुशहाली है, पॉजिटिविटी है। आप अपने घर में, जैसे मैंने बताया आपको, हरियाली की फोटो लगा सकते हैं, ग्रीनरी का एक सदृश्य लगा सकते हैं जो एक्चुअल में हो, नेचुरल हो। तो ऐसी तस्वीर है उत्तर दिशा की ओर लगाइए, जो बुद्ध का जोन भी है या बुध ग्रह की दिशा भी है, आप वहां लगाते हैं तो निश्चित तौर पे वह फोटो, वह जो दृश्य है, आपके जीवन में खुशहाली लाएगा, साथ ही साथ धन की भी वृद्धि कराएगा, क्योंकि वह एक धन का भी जोन है और अवसर का भी जोन है। तो जैसे जैसे हरियाली बढ़ती है, जैसे जैसे खुशियां बढ़ती हैं, उस प्रकार आपके जीवन में धन भी बढ़ेगा, साथ साथ आपको कमाने के या आपके जीवन में नए आयाम खुलेंगे, नए अवसर प्राप्त होंगे। तो अंकित जी, मेरा अगला प्रश्न जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में है, यानी कि फिटकरी और नमक के संदर्भ में है। ये दोनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हैं और इनका अधिकतर यूज़ नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए होता है, यानी बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करे ये दोनों चीज़ें, इसलिए भी ये उपयोगी होता है और भी अन्य दूसरी चीज़ों में इसका उपयोग किया जाता है, जैसे नज़र उतारने में। तो क्या इसका वास्तुशास्त्र से इसका क्या संबंध है और इसका लॉजिक बेस क्या बनता है वास्तुशास्त्र में? मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई बार आपने देखा होगा, लोगों के घरों में या व्यापार स्थल हो गया, तो आप देखते होंगे कि फिटकरी या नमक रखा हुआ होता है। जी। एक पिंक कलर का स्टोन जैसा दिखता है, हिमालयन सॉल्ट, जो आपने लोगों की डेस्क पर अक्सर रखे देखा है। उनके विचार ऐसे होते हैं कि वह कोई पॉजिटिविटी दिखाता है या फिर वह आपकी घर में पॉजिटिविटी बढ़ा रहा है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि वह एक केमिकल संरचना है, जैसे कि एलम है, ठीक, जो फिटकरी है, वह एक ऐसी केमिकल संरचना है जो जिस जगह रखी रहती है उसके आसपास के आवरण को स्वच्छ करती है, और उसके कारण से जो आसपास के कीटाणु हैं या आसपास के जो वायरस है वो क्लीन होते हैं। और आप स्वयं जानते हैं कि क्लीन वातावरण में आपका स्वास्थ्य हमेशा उत्तम बना रहेगा, और अगर स्वास्थ्य उत्तम है तो आप किसी भी रोग से ग्रसित नहीं होंगे, साथ ही साथ धन का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। वैसे ही इसका वास्तुशास्त्र में ऐसा सच कोई संदर्भ देखा नहीं गया है, वास्तुशास्त्र में इसका कहीं वर्णन नहीं है, परंतु स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए या केमिकल संरचना की दृष्टि से देखा जाए तो दोनों ही चीज उपयोगी है। इन्हें रखने से कोई नुकसान तो नहीं है, पर ऐसा ज्यादा कोई लाभ भी नहीं है। तो उनका उपयोग फिर किस हिसाब से करना चाहिए व्यक्ति को? उनका उपयोग आप टॉयलेट्स में कर सकते हैं या ऐसी जगहों पर कर सकते हैं यहाँ पर गंदगी ज्यादा रहती है या कोई कीटाणु की होने की संभावना ज्यादा रहती है। जैसे कि आप अपने बेसिन के नीचे इसको अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि अधिकतर वहां नमी बनने के कारण आपने देखोगे छोटे छोटे जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। तो उसे रोकने के लिए नमक या फिर फिटकरी वहां पर आप रखेंगे तो निश्चित तौर पे वहां पर एक भी जीव उत्पन्न नहीं होगा और आपके घर में स्वच्छता बनी रहेगी।
तो जैसे आपने बताया कि इसकी रखने की प्लेसमेंट कहाँ और किस जगह पे होनी चाहिए, तो ये भी देखा गया है कि इसको लोग क्लीनिंग के लिए भी काम में लाते हैं, यानी कि पोछा लगाने के लिए लाते हैं और फिर इसका एनर्जी से भी कनेक्शन बनाते हैं। तो क्या वाक़ई में इसका एनर्जी से कोई कनेक्शन है? यदि मतलब जैसे कोई पोछा लगाता है तो लोग बोलते हैं कि घर में नेगेटिविटी खत्म होती है, पॉजिटिव ऊर्जा बढ़ती है। तो ऐसा क्या वाक़ई में है? बिल्कुल, अगर आप नमक का पोंछा लगाते हैं, तो निश्चित तौर पे नेगेटिविटी का रोधक माना जाता है कि नेगेटिविटी अवश्य हटती है, क्योंकि नमक एक ऐसी चीज़ है, जो प्राचीन काल से ही घर में स्वच्छता के लिए साथ-साथ नेगेटिविटी के लिए यूज़ करी जा रही है। तो निश्चित तौर पे हम प्राचीन काल के शब्दों को या उस ज्ञान को झूठा नहीं बता सकते, क्योंकि वहाँ उस समय में नमक का उपयोग ज़मीन में डालने के लिए, ज़मीन की शुद्धि के लिए किया जाता था। तो अवश्य ही नमक आप उपयोग कर सकते हैं, बट एज़ सच फिटकरी का उपयोग बिल्कुल देखने नहीं मिला है। तो उसके संदर्भ में ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। जी। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि हर वस्तु वास्तु नहीं होती और हर वास्तु के पीछे एक ऊर्जा और उसका एक सिद्धांत छुपा होता है। चाहे वो 7 घोड़े हों या सेंधा नमक, सही जगह, सही समय और सही नियत से ही इसका उपयोग करें तो ये ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट देती है। तो चलिए, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए वास्तु रहस्य के साथ। तब तक घर को महसूस कीजिए और सुखद वास्तु के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।